तो जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका बायोलॉजी एजुकेटर साहिल कुमार। स्वागत है मेरे चैनल इनो डॉट बायो एजुकेशन में। जो भी छात्र बोर्ड, नीट या जेई का बेहतरीन तरीका से तैयारी करना चाहता है वह इस चैनल से जरूर जुड़े और अच्छे परिणाम हासिल करे। हम उनके लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। तो जैसे कि हम पिछले वीडियो में लेक्चर नंबर 1 में हम 12th का बेसिक कंप्लीट कर दिए थे। तो आज हम सीधे चैप्टर पर चलते हैं। चैप्टर नंबर 1 पर चलते हैं, जिसका नाम है जीवों में जनन। जिसका नाम क्या है जी? जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी बिंदु हैं, उनको बेहतरीन तरीका से बिल्कुल आसान भाषा में अध्ययन करेंगे बारी बारी से। तो चलते हैं, स्टडी करते हैं। थोड़ा हम इस तरफ आ जाते हैं पहले। चलिए, चैप्टर का नाम क्या है जी? अध्याय नंबर 1 यानी चैप्टर के नाम क्या है जी? जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ओके, देखिए इस चैप्टर में सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ना है, सबसे पहला जो बिंदु पढ़ना है, किसके बारे में बाबू? जनन के बारे में। किसके बारे में? जनन के बारे में, यानी कि रिप्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में? इस चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला बिंदु किसके बारे में पढ़ना है जी? जनन के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में। यानी इस चैप्टर के सबसे पहला पॉइंट क्या है पढ़ना? जनन यानी रिप्रोडक्शन। तो चलते हैं, समझते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जनन क्या है, अगर आपसे बोर्ड में पूछ ले कि जनन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, तो उसको बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल इजी तरीका से बता देना कि जनन क्या है। चलो पहले हम समझते हैं कि जनन क्या है। चलिए, अगर आपसे पूछ ले कि जनन क्या है, तो जनन एक जैविक प्रक्रिया है बाबू। क्या है? एक जैविक प्रक्रिया है। आपसे पूछे क्या है? एक जैविक प्रक्रिया है, यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है जी? जनन एक जैविक प्रक्रिया है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। हमने कहा कि जनन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, तो एक जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इस जैविक प्रक्रिया का मतलब क्या होता है भाई? यानी कि जैविक प्रक्रिया के मतलब होता है बाबू जीवों में होने वाली प्रक्रिया। जीवों में होने वाली प्रक्रिया, जीवों में होने वाली प्रक्रिया। हमने कहा कि जनन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, तो यह एक जैविक प्रक्रिया है, यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? जीवों में होने वाली प्रक्रिया है। चलिए ओके, अब देखो समझना है कि इस जैविक प्रक्रिया में जीव क्या करता है भाई? इस जैविक प्रक्रिया में, इस जैविक प्रक्रिया में जीव क्या करता है? इस प्रक्रिया में जीव क्या करता है? इस जैविक प्रक्रिया में जीव क्या करता है? तो जीव बाबू अपने ही समान, अपने ही समान नए संतति उत्पन्न करता है। क्या करता है जी? नए संतति उत्पन्न करता है। फिर से सुनना, हमने कहा कि जनन क्या है, तो जनन एक जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इस जैविक प्रक्रिया में जीव क्या करता है? तो जीव है अपने समान, अपने जैसे नए संतति को, नए संतान को उत्पन्न करता है। इस जैविक प्रक्रिया में जीव क्या करता है? अपने समान, अपने जैसे नए संतति को उत्पन्न करता है। तो आपसे अगर पूछ ले कि जनन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, तो उसको आप बिल्कुल इजी तरीका से आसान भाषा में कह देना कि जनन एक जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें जीव अपने ही समान, अपने ही जैसे नए संतति को क्या करता है? उत्पन्न करता है। फिर से, जनन क्या है? एक जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें जीव अपने ही समान नए संतति को क्या करता है जी? उत्पन्न करता है, निर्माण करता है। और जिसे ही हम लोग क्या कह देते हैं? जनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं।
जनन क्या है? तो वह जैविक प्रक्रिया जिसमें जीव अपने ही समान नए संतति को क्या करता है? उत्पन्न करता है, निर्माण करता है, और जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। चलिए, अगर आपसे डिफिनेशन कैसे लिखोगे? डिफिनेशन या जनन का डिफिनेशन पूछ ले तो डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? लिखेंगे वह जैविक प्रक्रिया बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, हो सकता है आप लोग को नहीं जाना रहा होगा। जनन क्या है? तो कह देंगे क्या कि ओबा जैविक प्रक्रिया जिसमें जीव अपने ही समान नया या नए संतति जीव उत्पन्न करता है। क्या करता है? उत्पन्न करता है। और जिसे हम क्या कहते हैं जी? जनन यानी रिप्रोडक्शन कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं जी? रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले जनन क्या है, तो वह जैविक प्रक्रिया जिसमें जीव अपने ही समान नए संतति जीव उत्पन्न करता है, और जिसे हम या उसे हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो जनन समझ में आ गया। हमने कहा जनन क्या है? तो एक जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और जिसमें जीव क्या करता है? अपने ही समान नए संतति उत्पन्न करता है, और जिसे ही हम लोग जनन कह देते हैं, रिप्रोडक्शन कह देते हैं। चलिए, अब इस जनन से एक पॉइंट समझने के प्रयास करना। हमने कहा प्यारे कि जनन एक जैविक प्रक्रिया है, जीवों में होने वाली प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बिल्कुल सही है कि जनन एक जैविक प्रक्रिया है। निर्जीव में जनन नहीं होता है बाबू। जनन जब भी होता है वो केवल किस में होता है? सजीव में ही होता है, जीव में ही होता है। निर्जीव में जनन नहीं होता है। ओके, लेकिन क्या लगता है आपको कि जनन जीव में होता है, लेकिन सभी जीव जनन कर पाते हैं बाबू? थोड़ा सोचो। जनन जीव में तो होता है, लेकिन सभी जीव जनन नहीं कर पाते हैं। सभी जीव संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। जैसे मनुष्य को ही देख लो, कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं जो अपना संतान उत्पन्न नहीं कर पाता है, अपने संतान के सुख से वंचित रहते हैं। खच्चर के नाम सुने होंगे, खच्चर जानवर, वो अपना संतान उत्पन्न नहीं कर पाता है। अब क्यों नहीं करता है, रीजन क्या हो, हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन हमने क्या कहा? हम क्या कहा कि जीव जनन करता है, लेकिन सभी जीव जनन नहीं करता है। सभी जीव जनन नहीं करता है। तो इस पॉइंट को समझना, जीवों में जनन होती है, लेकिन सभी जीव जनन नहीं करता है। इस पॉइंट को याद रखना। हमने कहा कि जनन जीव करता है, लेकिन सभी जीव जनन नहीं करता है। इस पॉइंट को याद रखना। चलिए, अगला पॉइंट पढ़ेंगे, जनन क्यों आवश्यक है। अगला पॉइंट पढ़ेंगे, जनन क्यों आवश्यक है। चलिए, हमने कहा जनन जीव करता है, तो क्यों करता है भाई? जनन की क्या जरूरत है? जीव जनन क्यों करता है? जनन की क्या आवश्यकता है? जनन क्यों आवश्यक है? वाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी? नेसेसरी। जनन जीव क्यों करता है? जनन की क्या जरूरत है? जनन क्यों आवश्यक है? तो सोचो थोड़ा सा प्यारे, थोड़ा सा विचार करते हैं, जनन जीव क्यों करता है। अगर सपोर्ट दैट जीव जनन नहीं करता, संतान उत्पन्न नहीं करता,
अगर कोई भी जीव जनन नहीं करता, कोई भी जीव संतान उत्पन्न नहीं करता, तो क्या इस पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व रहता प्यारे? इस पृथ्वी पर किसी भी जीव का अस्तित्व रहता? नहीं रहता। तो इस पृथ्वी पर जीवों को अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने जाति को नियंत्रता बनाए रखने के लिए जनन की जरूरत है कि नहीं? जनन की आवश्यक है कि नहीं? इसीलिए जनन की आवश्यकता है, जरूरत है। अगर इस पृथ्वी पर जनन नहीं होगा प्यारे, अगर इस पृथ्वी पर कोई भी जीव संतान उत्पन्न नहीं करेगा, जनन नहीं करेगा, तो इस पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो पृथ्वी पर जीवों को अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, इस पृथ्वी पर जाति के नियंत्रताओं को कायम रखने के लिए जनन आवश्यक है, जनन जरूरी है। एक पॉइंट और एक दूसरे तरीका से समझने की प्रयास करें। जैसे कि आज तारीख है बाबू, आज तारीख, यहां पे समझना, आज तारीख है, यहां पे समझने की प्रयास करना। आज तारीख क्या हो गया? आज हो गया 16 तारीख और दूसरा महीना 2026। क्या है जी? 2026। आज हमने कहा कि 16 तारीख दूसरा महीना 2026 है। तो आज 16 तारीख दूसरा महीना 2026 से अगर मनुष्य में जनन करने का क्षमता समाप्त हो जाए, मनुष्य संतान उत्पन्न करना बंद कर दे आज से, तो क्या जो पहले जन्म ले चुके हैं, यानी 15 तारीख से 16 तारीख से पहले जो जन्म ले चुके हैं, वो तो 60 से 80 वर्ष तक जिएगा। इससे पहले जो जन्म ले लिए हैं, पहले जो जन्म लिए हैं, वो तो 60 से 80 वर्ष तक जिएगा बाबू। 60 से कितना? 80 वर्ष तक तो जिएगा। और उसके बाद क्या? 60 से 80 या 100 वर्ष के बाद क्या? इस पृथ्वी पर जीवों का, मनुष्य का अस्तित्व नहीं रह पाएगा। हमने कहा कि आज से अगर मनुष्य में जनन करने का क्षमता खत्म हो जाए, तो क्या आने वाले 100 साल के बाद, 80 साल के बाद, 60 साल के बाद इस पृथ्वी पर मनुष्य का अस्तित्व नहीं रह पाएगा। और जन्म ले लिए हूं तो 60 से 80, 100 तक जिएगा, उसके बाद पृथ्वी पर मनुष्यों का अस्तित्व नहीं रह पाएगा। ले वही प्रक्रिया अगर सभी मनुष्य में जनन करने का क्षमता खत्म हो जाए, पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी सजीव हैं उसमें जनन करने का क्षमता जो है समाप्त हो जाए, सपोर्ट डेड किसी कारणवश, समझने की चीजें समझो। हमने कहा कि पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी जीव है उसमें जनन करने का क्षमता समाप्त हो जाए आज से, तो क्या आने वाले कुछ समय के बाद इस पृथ्वी पर कोई जीव संतान उत्पन्न नहीं कर पाएगा और इस पृथ्वी पर कोई भी जीवों का अस्तित्व नहीं रह पाएगा। हमारा पृथ्वी बिल्कुल मंगल ग्रह हो जाएगी, जैसे पृथ्वी मंगल ग्रह पर कोई जीव जंतु नहीं है। तो पृथ्वी पर जीवों को अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, पृथ्वी पर जाति को नियंत्रता को बनाए रखने के लिए क्या जनन आवश्यक है? क्या जनन जरूरी है? जी हाँ। तो यही अगर पूछ लेता है प्रश्न तो 2 नंबर का बाबू, तो इसको डिफ लेना है जनन, इसको डिफिनेशन बना करके लिखना, जनन पृथ्वी पर, जनन पृथ्वी पर जीवों के अस्तित्व को, अस्तित्व अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, जनन पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व तथा, तथा जब डायरेक्ट लिखेंगे, तथा जाति के नियंत्रता को बनाए रखने के लिए, जरूरी है, आवश्यक है। क्या है जी? जरूरी है, आवश्यक है। हमने कहा कि जनन पृथ्वी पर जीवों को अस्तित्व तथा जाति के नियंत्रता को बनाए रखने के लिए क्या है? जरूरी है, आवश्यक है। तो ये प्रश्न को अगर पूछ लिया जाएगा तो यही 2 नंबर में पूछ लेता है। तो जनन क्या है, जनन की क्या आवश्यकता है, क्यों आवश्यक है, ये 2 पॉइंट हम पढ़ाए हैं। तब तक ये दोनों पॉइंट को आप नोट करिए प्यारे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। तो इसको आप नोट करें।
तो चलिए बच्चों, जैसे कि आप जनन क्या है, जनन क्यों आवश्यक है, आप पढ़ लिए होंगे। तो अब पढ़ेंगे बाबू जनन के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। देखो बाबू, जनन के अगर प्रकार की बात किया जाए तो जनन बाबू मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। जनन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। जनन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं बाबू? दो प्रकार के होते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं? कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं बाबू? तो एक होता है अलैंगिक जनन, पहला होता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और दूसरी होती है बाबू लैंगिक जनन। दूसरी क्या होती है? लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को इंग्लिश में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और लैंगिक जनन को इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब हम बारी बारी से समझेंगे कि लैंगिक जन अलैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन क्या है और लैंगिक जनन क्या है। बारी बारी से समझते हैं। चलिए तो समझते हैं। सबसे पहले अलैंगिक जनन क्या है, फिर समझेंगे लैंगिक जनन क्या है। तो अलैंगिक जनन का मतलब क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मतलब क्या होता है? देखो, जब केवल एक जीव, जब केवल एक जीव, केवल कितने जीव? केवल एक जीव या एक जनक जीव भी कह देंगे तो कोई गलत नहीं होगा। जब केवल एक जीव अपने जैसे नए संतान उत्पन्न कर लेता है, जब केवल कितने जीव? एक जीव अपने जैसे, अपने समान या अपने जैसे नया संतति या संतान उत्पन्न कर लेता है। हमने कहा कि जब केवल एक जीव, अकेला जीव अपने जैसे नए संतान उत्पन्न कर लेता है, कोई एक जीव, अकेला जीव अपने जैसा क्या कर लेता है? नए संतान उत्पन्न कर लेता है। यानी कि जब केवल एक जीव अपने जैसा नए संतान उत्पन्न कर लेता है तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। जब केवल एक जीव अपने जैसे नए संतान उत्पन्न कर लेता है तो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। और उसी तरह से लैंगिक जनन भी होगा जब दो जीव, कितने जीव? दो जीव, एक नर होनी चाहिए और दूसरी क्या होनी चाहिए? मादा होनी चाहिए। जब दो जीव, एक नर और मादा मिल करके नए संतान उत्पन्न करता है, नए संतति उत्पन्न करता है, तो इस प्रक्रिया को हम लैंगिक जनन कहते हैं। कौन से जनन कहते हैं बाबू? लैंगिक जनन कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जब केवल एक जीव, अकेला जीव अपने जैसे नए संतान उत्पन्न कर लेता है तो उसे हम अलैंगिक जनन कहेंगे। और जब दो जीव मिल करके, एक नर और दूसरी मादा, जब दो जीव मिल करके नए संतति जीव उत्पन्न करता है तो उसे हम कौन से जनन कहते हैं बाबू? उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। सिंपल सी बात। जब कोई अकेला जीव, अकेले जीव अपने जैसे नए संतान को उत्पन्न कर ले तो उसे हम कौन से जनन कहेंगे? अलैंगिक जनन कहेंगे। और जब दो जीव मिलकर के, नर और मादा दो जीव मिलकर के अपने जैसे नए संतान उत्पन्न कर लेता है तो उसे हम कौन से जनन कहेंगे? उसे हम लैंगिक जनन कहेंगे। अब कोई अकेले, ध्यान से सुनो, कोई अकेले जीव अपने जैसे नए संतान उत्पन्न कैसे कर लेता है भाई? देखो, जैसे नाम सुने होंगे अमीबा, जैसे नाम सुने होंगे क्या? अमीबा। देखो इस तरह से होता है बाबू अमीबा। ये क्या है? अमीबा।
ये अमीबा क्या करता है, ये अकेला अमीबा क्या करता है कि जब इसका संतान उत्पन्न करने का मन रहता है तो ये अपने शरीर को दो भागों में तोड़ लेगा या दो से अधिक भागों में तोड़ लेगा और दोनों भाग से क्या कर लेता है, दो छोटे छोटे संतति अमीबा का निर्माण कर लेता है। दोनों भाग से दो छोटे छोटे संतति अमीबा का निर्माण कर लेता है, संतति अमीबा का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। देखो तो केवल एक अमीबा, अकेले अमीबा दो छोटे छोटे संतति अमीबा का निर्माण कर लिया कि नहीं कर लिया? अपने शरीर को दो भागों में बांट करके दो छोटे छोटे संतति अमीबा का निर्माण कर लिया कि नहीं कर लिया? तो कोई एक जीव, अकेला जीव अपने जैसे नए संतान को उत्पन्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। और जैसे मनुष्य के देख लो, मनुष्य क्या केवल अकेला मनुष्य कोई संतान उत्पन्न कर सकता है जी? नहीं। यानी मनुष्य में जब संतान उत्पन्न करने की बात आए तो जब दो जीव नहीं जब तक साथ रहेगा, नर और मादा दो जीव जब तक साथ नहीं रहेगा तब तक संतान उत्पन्न नहीं करेगा। कोई भी जानवर के देख लो, अकेले कोई जानवर संतान उत्पन्न नहीं करेगा। जब तक नर और मादा साथ नहीं रहेगा, दो जीव नहीं रहेगा तो संतान उत्पन्न नहीं करेगा। कोई भी पक्षी को देख लो, जब तक नर और मादा पक्षी नहीं रहेंगे और तब तक दूसरे पक्षी का निर्माण नहीं होगा। तो जब कोई एक जीव, अकेले जीव ने अपने जैसे संतान उत्पन्न कर रहा है उसे अलैंगिक जनन, और जब दो जीव मिलकर के, नर और मादा दो जीव मिलकर के संतान उत्पन्न कर रहा है तो उसे हम कौन से जनन कहते हैं जी? लैंगिक जनन। तो देखो अलैंगिक जनन कौन कौन से जीवों में होता है वो भी समझ ले। अमीबा में, पैरामीशिया में, यूग्लिना में, हाइड्रा में, ईस्ट में, ये सब जो होता है अलैंगिक जनन की क्रिया होता है। हम लिखाएंगे प्यारे। अलैंगिक जनन की क्रिया किसमें होती है? तो मनुष्य में, जानवर में, पक्षी में, कीड़े मकोड़े में, सॉरी पक्षियों में, पुष्पीय पौधों में, ईटीसी और बहुत सारे जीव हैं जिसमें लैंगिक जनन की क्रिया होती है। चलिए, तो इसको अगर डिफिनेशन लिखने की बात आ जाए, किसकी? इसकी लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन की डिफिनेशन लिखने की बात आ जाए तो हम डिफिनेशन भी लिख देते हैं, आप लोग नोट करिएगा। चलिए, डिफिनेशन भी नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे उत्पन्न थोड़ा सा चलना है। हमने कहा ये और ये लाइन बना लिए। अब चलिए, सबसे पहला प्रकार पढ़ेंगे, कौन से प्रकार? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, ये अलैंगिक जनन जो है केकर प्रकार है? जनन के प्रकार में है। और लैंगिक जनन भी किसका प्रकार है? जनन के। जनन दो प्रकार के, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन किसका प्रकार? जनन का प्रकार। तो डिफिनेशन में इस तरह से लिख सकते हैं कि अलैंगिक जनन, जनन की वह विधि, जनन की वह विधि जिसमें कोई अकेला जीव, कोई अकेला जीव अपने समान, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें कोई अकेला जीव अपने समान नया संतति उत्पन्न कर लेता है, जिसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अलैंगिक जनन कहते हैं। चलिए, अब अलैंगिक जनन की क्रिया कौन कौन से जीवों में होता है बाबू? तो अमीबा में। चलिए, दूसरा पैरामीशियम में, यूग्लिना में। चलिए, उसके बाद हाइड्रा में, उसके बाद ईस्ट में, उसके बाद बहुत सारे जीव हैं, प्लेनेरिया, ईटीसी। इसमें कौन से जनन होती है? अलैंगिक जनन होती है। चलिए, एक और अब पढ़ेंगे लैंगिक जनन। कौन से जनन? लैंगिक जनन।
ये थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट समझाने वाले हैं, इसीलिए लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन का मतलब क्या हुआ, दूसरा प्रकार क्या हुआ, ये तो पहला हो गया। दूसरा यानी जनन की उबाह विधि जिसमें दो जीव, नर होती है, एगो कौन होनी चाहिए, मादा। दो जीव नर और मादा मिलकर नए संतति जीव उत्पन्न करता है, जिसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। अच्छा, लैंगिक जनन किस में होती है, तो जैसे मनुष्य में की देख लो, जानवर देख लो, पक्षी देख लो। जानवर में कई सारे जानवर आ गए, पक्षी में कई सारे। अच्छा, एक और पुष्पीय पादप, पुष्पीय पादप, इसमें लैंगिक जनन की क्रिया होती है, ईटीसी। पुष्प वाले पौधा जो होते हैं वो पुष्पीय पौधा में लैंगिक जनन की क्रिया होती है, तो ईटीसी हो गया। हमने लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन पढ़ा दिए। लेकिन लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन से संबंधित एक महत्वपूर्ण पॉइंट छूटा हुआ है। क्या छूटा हुआ है, जो देखते हैं। देखो, हमने कहा कि जो अलैंगिक जनन जो होता है वो केवल एक ही जीव अपने जैसे नए संतान उत्पन्न कर लेता है, और लैंगिक जनन में क्या होता है कि दो जीव मिलकर के अपने जैसे संतान उत्पन्न करता है। लेकिन अलैंगिक जनन द्वारा जो संतान उत्पन्न होता है प्यारे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा जो संतान उत्पन्न होता है प्यारे, वो अपने माता पिता के, अपने जनक की, माता पिता तो नहीं कह सकते, डायरेक्ट जनक कह सकते हैं, वो अपने जनक के हूबहू समान होता है। कैसे समान होता है, तो अनुवांशिक रूप से भी समान होता है, अनुवांशिक गुण के आधार पर भी समान होता है, और आकार के रूप से भी समान होता है, शरीर के संरचना के आधार पर भी समान होता है। यानी कि हमने कहा कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति अपने जनक के अनुवांशिकी तथा आकारिकी रूप से हूबहू समान होता है। बस इसी को लिख लेना है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति अपने जनक के आनुवांशिक तथा आकारिकी रूप से हूबहू समान होता है। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति अपने जनक के आनुवांशिक तथा आकारिकी रूप से क्या होते हैं, हूबहू समान होता है। तो जो जीव आनुवांशिक तथा आकारिकी रूप से हूबहू समान होता है और उसे एक नाम दिया गया है, उसको एक नाम रखा गया है, उसे हम लोग क्लोन कहते हैं। तो ये पर जोड़ करके भी लिख सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं जी, क्लोन कहते हैं। यानी कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति क्या होता है, अपने जनक के हूबहू आनुवांशिक तथा आकारिकी रूप से हूबहू क्या होते हैं, एकदम बिल्कुल समान होते हैं, और इसीलिए उसे हम लोग क्या कह देते हैं, क्लोन कह देते हैं। लेकिन लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति, लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति अपने जनक के हूबहू समान नहीं होते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति अपने जनक के आनुवांशिक तथा आकारिकी रूप से हूबहू समान होते हैं, लेकिन लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति अपने जनक के हूबहू समान नहीं होते हैं। क्या आप एकदम माता पिता के हूबहू समान है जी?
नहीं, आनुवांशिक गुण कुछ ना कुछ क्या है, चेंज है, डिफरेंट है। शरीर की संरचना भी आप लोग क्या है, हल्का चेहरा मोहरा देख लेना, वो भी क्या है, चेंज है। तो लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति अपने जनक के हुबहू समान नहीं होते हैं, लेकिन अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति अपने जनक के क्या होते हैं, हुबहू समान होते हैं। तो आप लोग ये वाला नोट कर लिए, लैंगिक जनन के प्रकार आप नोट कर लीजिए। और उसके बाद हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे बाबू, अलैंगिक जनन के प्रकार। और जब अलैंगिक जनन के पूरे प्रकार पढ़ लेंगे, पूरी तरह से पढ़ लेंगे, तब हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन की क्रिया विधि, क्योंकि लैंगिक जनन का प्रकार नहीं होता है। तो अलैंगिक जनन के प्रकार पढ़ने के बाद इसको क्या पढ़ेंगे, लैंगिक जनन की क्रिया विधि, लैंगिक जनन का प्रोसेस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पढ़ेंगे। तो चलिए, जैसे कि जनन के प्रकार, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन का मतलब समझ गए होंगे। तो अब हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अलैंगिक जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो अलैंगिक जनन की अगर बात किया जाए, तो अलैंगिक जनन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं जी, 6 प्रकार के होते हैं। अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं जी, तो अलैंगिक जनन कितने प्रकार के, 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी, 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला विखंडन, देखो पहले नोट कर दिए थे, पहला विखंडन, दूसरा मुकुलन, तीसरा खंडन, और चौथा पुनरुद्ध भवन, जिसको हम लोग पुनर्जनन भी कहते हैं, और पांचवा बीजाणु जनन, स्पोर फॉर्मेशन, और छठा कॉइक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यानी पहला विखंडन यानी कि फीजन, मुकुलन जिसको इंग्लिश में कहते हैं बर्डिंग, खंडन फ्रेगमेंटेशन, पुनरुद्ध भवन या पुनर्जनन इंग्लिश में कहते हैं रीजनरेशन, बीजाणु जनन यानी कि स्पोर फॉर्मेशन, और छठा कॉइक जनन बोले तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अभी इन 6 प्रकारों को बिल्कुल बारी बारी से इजी तरीका से आसान भाषा में हम पढ़ेंगे। इसमें से हम पहला प्रकार पढ़ते हैं बाबू, विखंडन यानी कि फीजन के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे, सबसे पहला प्रकार क्या है जी, विखंडन यानी कि फीजन। किसके बारे में जी, विखंडन बोले तो फीजन। पहला प्रकार पढ़ेंगे विखंडन बोले तो फीजन। चलिए, अगर आपसे पूछ ले कि विखंडन क्या है, तो विखंडन अलैंगिक जनन का एक प्रकार है ना जी। तो विखंडन क्या है, देखो विखंडन शब्द से ही पता चल रहा है, विखंडन शब्द से ही पता चल रहा है। विखंडन का मतलब होता है विभाजित हो जाना, अलग हो जाना। शब्द से ही पता चल रहा है कि नहीं, हाँ। तब विखंडन में यही होता है बाबू कि कोई जीव, मान लिया जाए कोई जीव है, या ये भी एक जीव है, दो गो जीव हम मना है। या लैंगिक जनन में क्या होता है कि कोई जीव या तो 2 भागों में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं, या 2 से अधिक भागों में क्या हो जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं। या तो 2 भागों में, उसका शरीर 2 भागों में विखंडित हो जाता है, या उसका शरीर 2 से अधिक भागों में क्या हो जाता है, विखंडित हो जाता है। और प्रत्येक विखंडित भागों से, यानी प्रत्येक विखंडित भागों से नए नए जीव का निर्माण कर लेता है, नए जीव का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, विखंडन। यानी कि अलैंगिक जनन की उभा विधि, विखंडन क्या है, अलैंगिक जनन की उभा विधि है, जिसमें कोई जीव का शरीर 2 भागों में या 2 से अधिक भागों में विखंडित होकर के, क्या होकर के, विखंडित होकर के, प्रत्येक विखंडित भागों से, प्रत्येक भागों से नए नए संतति जीव का निर्माण कर लेता है। नए नए किसका, संतति जीव का निर्माण कर लेता है। नए नए किसका निर्माण कर रहा है जी, संतति जीव का निर्माण करता है, और जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं जी, विखंडन। यानी कि अलैंगिक जनन की उबाह विधि, जिसमें कोई जीव 2 भागों में या 2 से अधिक भागों में विखंडित होकर के, विभाजित होकर के, प्रत्येक विखंडित भागों से नए नए जीव का निर्माण कर लेता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विखंडन। ओके, चलिए, अगर विखंडन की हम बात कर रहे हैं, इसका डिफिनेशन भी लिख सकते हो बाबू, कि अलैंगिक जनन की उबाह विधि की उबाह विधि
जिसमें कोई जीव दो या दो से अधिक भागों में विखंडित होकर या विभाजित होकर प्रत्येक विखंडित भागों से नए संतति जीव का निर्माण करता है, उसे हम विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? विखंडन कहते हैं। यानी कि अलैंगिक जनन की युवा विधि जिसमें कोई जीव दो या दो से अधिक भागों में विखंडित होकर प्रत्येक विखंडित भागों से नए संतति जीव का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। अब विखंडन की प्रक्रिया कौन कौन से जीवों में होता है बाबू? तो अमीबा में, याद रखिएगा, अमीबा में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में, प्लाज्मोडियम में, ईटीसी। तो इन सभी जीवों में क्या होता है? विखंडन की क्रिया होती है। तो आप ये विखंडन का डिफिनेशन नोट करिए, तब तक हम बोर्ड को साफ कर लेते हैं। चलिए विखंडन नोट कर लिए। चलिए देखते हैं अभी विखंडन की अगर बात किया जाए, या अगर हम विखंडन की बात कर रहे हैं, तो विखंडन भी कितने प्रकार के होते हैं बाबू? विखंडन भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। विखंडन में कितने प्रकार के जी? 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजन। विखंडन में कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है द्विव विखंडन और दूसरी होती है बहु विखंडन। कौन? बहु विखंडन। बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। विखंडन कितने प्रकार के? तो विखंडन 2 प्रकार के, एक होता है द्विव विखंडन, दूसरी होती है बहु विखंडन। द्विव विखंडन और दूसरी क्या? बहु विखंडन। चलिए, द्विव का मतलब क्या है? 2। और बहु के मतलब क्या? 2 से अधिक। हाँ, तो बस यहाँ पे जब केवल जीव केवल 2 ही भागों में विखंडित होता है, देखो, जब केवल जीव 2 ही भागों में विखंडित होता है और संतति जीव का निर्माण करता है बाबू, तो इसे हम द्विव विखंडन कह देते हैं। जब केवल जीव कितने भागों में? 2 ही भागों में विखंडित होता है और संतति जीव का निर्माण कर लेता है, तो उसे हम द्विव विखंडन कहते हैं। और जब कोई जीव 2 से अधिक भागों में विखंडित होता है और संतति जीव का निर्माण करता है बाबू, तो उसे हम बहु विखंडन कहते हैं। जब केवल जीव 2 ही भागों में विखंडित होता है और संतति जीव का निर्माण कर लेगा, तो उसे हम द्विव विखंडन कहते हैं। और जब कोई जीव 2 से अधिक भागों में विखंडित होता है और संतति जीव का निर्माण कर लेता है, तो उसे हम बहु विखंडन कहते हैं। तो इसको हम डिफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा। यानी कि अगर आपसे द्विव विखंडन और बहु विखंडन पूछेगा तो क्या बताओगे? कि जब कोई जीव केवल 2 भागों में विखंडित होता है, जब केवल जीव 2 भागों में, कितने भागों में? 2 भागों में विखंडित होता है और संतति जीव निर्माण करता है,
निर्माण करता है, यह संतति को निर्माण करता है। जब केवल जीव दो भागों में विखंडित होता है और संतति जीव का निर्माण करता है, उसे हम द्विविखंडन कहते हैं। चलिए, इसका डिफिनेशन क्या होगा? इसका डिफिनेशन क्या होगा जी? कि जब कोई जीव दो से अधिक भागों में, कितने भागों में? दो से अधिक भागों में विखंडित होकर संतति जीव का निर्माण करता है, उसे हम बहुविखंडन कहते हैं। चलिए, जब केवल जीव केवल दो ही भागों में विखंडित होता है और संतति जीव का निर्माण करता है, उसे हम द्विविखंडन कहते हैं। और जब कोई जीव दो से अधिक भागों में विखंडित होता है और संतति जीव का निर्माण करता है, उसे हम बहुविखंडन कहते हैं। थोड़ा ये भी समझ लेना कि द्विविखंडन कौन कौन से जीवों में होती है और बहुविखंडन कौन कौन से जीवों में होती है। तो द्विविखंडन की क्रिया कौन कौन से जीवों में होती है, थोड़ा सा इधर नोट करके लिख देते हैं, मिटा करके बाबू। चलिए देखो, अगर बात किया जाए, चलिए अगर द्विविखंडन की बात किया जाए, कहाँ पे लिखे? चलिए ये वाला लिख लेते हैं। अगर द्विविखंडन की अगर बात किया जाए तो द्विविखंडन किस में होती है? तो अमीबा में होता है बाबू, पैरामीशियम में होता है, यूग्लिना में होता है। तो इसमें कौन से विखंडन होती है? तो इसमें जो विखंडन होती है, ये कौन से द्विविखंडन? द्विविखंडन। आई बहुविखंडन किस में होती है? तो थोड़ा सा इधर बना देते हैं, देखो द्विविखंड बहुविखंडन किस में होती है? तो अमीबा में भी होती है द्विविखंडन भी, और बहुविखंडन अमीबा में। अच्छा, प्लाज्मोडियम में, और तीसरा प्रोटोजुआ में। तो उदाहरण के नीचे डिफिनेशन भी आप लोग लिख लीजिएगा तो चलेगा। चलिए, तो हमने कहा कि हम पढ़ रहे हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। तो अलैंगिक जनन जो होता है 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला प्रकार हम पढ़ रहे हैं विखंडन। और विखंडन भी 2 प्रकार के होते हैं कि द्विविखंडन, बहुविखंडन। उसका उदाहरण ये है, द्विविखंडन इन सभी जीवों में होती है और बहुविखंडन इन सभी जीवों में होती है। तो डिफिनेशन भी नीचे लिखा हुआ है, उसको आप लोग नोट करिएगा। और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।